आज की कहानी काफी दिल दहला देने वाली कहानी है। हमारे एक व्यूवर्स ने इस कहानी को सुनाने की रिक्वेस्ट की थी, जिनका नाम अभिषेक राव है। इन्होंने ये कहानी सुनाने के लिए हमें कई दिनों से कमेंट कर रहे थे, इसलिए ये कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ। आज की कहानी ये है कि एक गांव के अंदर एक घर होता है। घर के अंदर दीवार पर एक कपड़ा टंगा हुआ है। उस कपड़े में अचानक आग लग जाती है। उस दीवार के आसपास कोई जलने वाली चीज नहीं है, माचिस नहीं है, लाइटर नहीं है, कोई पेट्रोल डीजल नहीं है, फिर भी अचानक उस दीवार में टंगे कपड़े में आग लग जाती है। कुछ ही घंटों बाद वहां पर रखे बेड की जो बेडशीट है उस पे आग लग जाती है। अचानक जलने लगता है। फिर देखते ही देखते घर में कैमरा लगा दिया जाता है देखने के लिए। घर का कैमरे का डीवीआर जल जाता है। फिर उसके बाद कैमरा लगाने के बाद घर में नजर रखी जाती है तो घर के बाहर रखे चारे पर अचानक आग लग जाती है। और आपको बता दें, ये रहस्यमय तरीके से आग तो लगी रही थी। उसके पहले कुछ दिनों पहले परिवार के 3 सदस्यों की भी मौत हो गई रहस्यमय तरीके से। अचानक दादी को उल्टी होती है, दादी भी मर जाती है। कुछ दिनों बाद जैसे ही लोग टेंशन से उभरते हैं, उनका छोटा पोता, उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद जैसे ही उस पोते के सदमे से लोग बाहर निकलते हैं, कुछ दिनों बाद बड़े पोते की भी मौत हो जाती है। ये पूरा मामला क्या है, कहानी क्या है, आइए पूरे सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को एक रहस्यमयी खबर और एक हैरान कर देने वाली कहानी आप लोगों को विस्तार से सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक दिल दहला देने वाली घटना को लेकर। आज की घटना राजस्थान के चीरू जिले की है। राजस्थान के चीरू जिले के भैंसली गांव की कहानी है। इसी भैंसली गांव में एक घर था। इस घर में 7 लोग रहते थे। घर का मुखिया, जिसका नाम भूप सिंह जाट है, वह अपने दादा दादी और उसकी पत्नी और 2 बेटों के साथ, और उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है, और उसकी माँ के साथ रहते थे। यानी इस 7 जन का खुशहाल परिवार था। काफी सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ सामान्य। लेकिन अचानक मार्च महीने में, यानी जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम, मार्च 2024, और इसी फरवरी में, मार्च और फरवरी में कुछ ऐसी घटना घटती है इस भैंसली गांव में कि पूरा गांव सदमे में होता है। बात की शुरुआत होती है फरवरी महीने में। फरवरी महीने में एक रोज अचानक जो भूप सिंह की दादी है, उन्हें खूनों की उल्टी होने लगती है। सुबह सुबह अचानक, वह दादी बिल्कुल ठीक और स्वस्थ थी, अचानक सुबह सुबह खून की उल्टी होने लगती है। खून की उल्टी होती है तो तुरंत लोग जमा होते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले उनकी मौत हो जाती है। लोग सदमे में थे। घर पर दादी को लाते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। लोग दुख में थे। अब धीरे धीरे लगभग 5-6-10 दिनों का समय बीता। अचानक छोटे पोते को भी उल्टी होने लगी खून की। उल्टी होने के बाद तुरंत उसे लोग दौड़कर अस्पताल ले गए। तब तक देर हो चुकी थी और छोटे बेटे की भी मौत हो चुकी थी। लोग अब 2-2 मौत से सदमे में थे। परिवार वाले रो रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। रहस्यमय तरीके से इनकी मौत होती जा रही थी। अब अचानक फिर 10 दिन बीतता है। 10 दिन बाद यानी 28 फरवरी के दिन बड़े बेटे अनुराग की भी मौत हो जाती है। 8 साल का बेटा अनुराग, उसको भी खून की उल्टी होती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है और मौत हो जाती है। काल के गाल में ये 3 लोग समा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता है कि ये मौत कैसे हो रही है। लोग हॉस्पिटल पहुंचते उससे पहले मौत हो जाती। पूरे परिवार ने सदमे में जान पाता कि ये मौत कैसे हो रही है, पता करने की कोशिश करता, क्योंकि दुख में था। उससे पहले अब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब लोगों के मन में ये सवाल था कि ये मौत कैसे हो रही है, ये कौन सी बीमारी फैली है। लोग ये सोच ही रहे थे। तब तक अचानक 28 फरवरी के दिन अंतिम संस्कार किया और 29 फरवरी को आग लगने का सिलसिला जारी हो गया। वैसी भैंसली गांव में जिस घर में मौत का सिलसिला जारी है, उस घर में अचानक दीवार के ऊपर खूंटी है, खूंटी के ऊपर कपड़ा टंगा हुआ है, उस कपड़े में अचानक आग लग जाती। यह अचानक आग लगने से लोगों को बुलाया गया कि कैसे आग लग रही है। लोग देखकर हैरान है कि आग, आसपास कोई कपड़ा नहीं है, यानी कोई ना लाइटर है, ना माचिस है, ना कुछ है, फिर भी आग लग रही है। अब लोग इसे समझ पाते हैं, लोग अपने अपने घरों जाते हैं। फिर अचानक रात के अंदर जो बेड होता है, बेड की बेडशीट पर आग लग जाती है, आग जलने लगती है। परिवार के जो भी सदस्य बचे हैं वो देखकर पूरा घबरा जाते हैं कि क्या है, क्या चल रहा है, अचानक आग लग रही है। अब परिवार के लोगों ने और जो गांव वाले हैं उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि घर के अंदर सीसीटीवी लगाएंगे। क्या हो रहा है, आग कैसे लग रही है, पता तो चले। अब लोग घर में सीसीटीवी लगाते हैं। 3 मार्च के दिन सीसीटीवी लग गया। अब सीसीटीवी लगने के बाद घर के अंदर आग लगना बंद हो गई।
और जैसे ही आग लगना बंद हुई, घर के बाहर जो चारा रखा हुआ है जानवरों का, अब नमी है, ओस पड़ी हुई है, और नमी वाले घास चारे में अचानक आग लग जाती है। वहां पर सीसीटीवी नहीं था और वहां पर आग लग जाती है। अब लोग कुछ समझ पाते, लोग तो बस ये सोच रहे थे कि आग लग रही है, फिर मौत हो रही है, सब हो क्या रहा है। अब लोगों को इंतजार करने लगे कि घर में आग लगती है, ये देखना जरूरी है। फिर लोग सीसीटीवी का जो क्षेत्र है और बढ़ाते हैं कि बाहर भी सीसीटीवी लगा दिया जाए कि पता चले आग कौन लगा रहा है। अब अचानक एक दिन कैमरा का जो डीवीआर है, जहां रिकॉर्डिंग होती है, वो डीवीआर में ही आग लग गई। अब ये आग कौन लगा रहा है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। और उसके आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ भी नहीं है, लाइटर, माचिस, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी नहीं है। ये आग लग रही है कैसे, ये पता नहीं चल पा रहा है लोगों को। अब लोगों ने क्या किया कि गांव में जगह जगह टैंकर खड़ा कर दिए कि, और लोगों ने अपना जो कीमती सामान है वो घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि आग लगने का सिलसिला पूरे गांव में भी फैल सकता है। तो लोगों ने अपने कीमती सामान और घर के आसपास टैंकर्स, पानी की सुविधा करके रखी कि आग लगे तो बुझाया जा सके। लोग डर चुके, पूरा गांव सदमे में था। भैंसली गांव में चर्चा का विषय गर्म हो गया, चर्चाओं का दौर चालू हो गया था कि हो क्या रहा है। अब लोगों ने क्या किया कि आग को काबू करने के लिए किसी तरह, अब इन लोगों के मन में काला जादू का एक वो उत्पन्न हुआ मन में कि कोई काला जादू या कोई कुछ किया तो नहीं है, भूत प्रेत, ये सब गांव वालों के मन में चलने लगा। अब लोगों ने और गांव वालों ने उस घर के अंदर तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक बुलाने के बाद वो कर्मकांड किया, अपना जो भी प्रोसेस था उसने पूरा किया। उसके बाद भी आग लगने का सिलसिला नहीं रुका। फिर उसके बाद किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम ने पूछा है पूरा घटना क्या है, और पुलिस ने अंधविश्वास के नाम पर जो तांत्रिक थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और उससे घर वाले काफी गुस्सा हो गए, घर वाले पुलिस के ऊपर काफी आक्रामक हो गए, गांव वाले भी, कि पुलिस एक तो कुछ मदद नहीं कर रही है और जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें भी टांग अड़ाने आ रही है। तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने पहले पूरा मामला विस्तार से गाँव वालों से और परिवार वालों से पूछा, भूप सिंह से, कि हुआ क्या है। 3 मौत हुई है, उसके बाद अंतिम संस्कार इन लोगों ने किया, उसके बाद आग लगने का सिलसिला जारी है। पुलिस को विस्तृत तरीके से जानकारी दी। अब पुलिस में जय यादव वहाँ के जो भी थे इंस्पेक्टर, उन्होंने अब जांच का आदेश दिया। जांच का आदेश ये दिया कि अब मौत क्यों हुई ये पता लगाना जरूरी था। मौत क्यों हुई ये लगाने के लिए पोस्टमार्टम करना जरूरी है। अब पोस्टमार्टम करने के लिए दो बॉडी को तो जला दिया गया, जो बड़ा बेटा है और जो दादी है उन्हें तो जला दिया गया, लेकिन एक बेटा है, क्योंकि हिंदू धर्म में भी जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जलाया नहीं जाता है, फिर उनको गाड़ दिया जाता है। तो उसकी बॉडी को पुलिस ने फैसला किया कि उसकी बॉडी को हम निकालेंगे और पोस्टमार्टम करेंगे। अब पुलिस ने जाकर डीएम से परमिशन लिया। डीएम से परमिशन लेने के बाद बॉडी को कब्र से निकाला गया। छोटे बच्चे की बॉडी, छोटे बच्चे का नाम था गर्वित, 4 साल का, उसे निकाला गया। निकालने के बाद पुलिस ने मेडिकल के लिए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम को भेजने के बाद अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार थी। अब पुलिस पूरे घर की जांच करती है बाकायदा कि घर में कुछ मिले कि आग कैसे लग रही है। अब पुलिस के मन में एक ही ये सवाल था कि डीवीआर जला, कैमरे का डीवीआर जला, यानी कैमरा लगाया गया आग कैसे लग रही है देखने के लिए। अगर कैमरे का डीवीआर जला है यानी कोई तो दुश्मन है जो इस परिवार को खत्म करना चाहता है। आस पड़ोस का कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। पुलिस ने सबको शक के दायरे में रखा, कोई भी हो सकता है। तो पुलिस ने ये सोचने लगी, अगर आग लग रही है, ये सामान्य आग है या इत्तेफाक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आग लगना डीवीआर के अंदर, ये किसी इंसान का काम है। ये कोई इंसान छुपाना चाहता था, सबूत मिटाना चाहता था, इसलिए आग लगा रहा है। और डीवीआर यानी कैमरा में रिकॉर्ड ना हो, इसकी वजह से उसने डीवीआर को भी आग लगा दिया, यानी ये डीवीआर भी जलकर खाक हो जाए, सबूत भी मिट जाए, यानी किसी व्यक्ति का काम है। पुलिस ये क्लियरली समझ चुकी थी। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, समझना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। सबूत जुटाना और कातिल तक पहुंचना ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आग कैसे लग सकती है? साइंस के हिसाब से तो कुछ रासायनिक तत्व होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनके संपर्क में आने से आग लगती है। जैसे सोडियम है, सोडियम अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो आग लगती है, उससे आग लग सकती है। तो पुलिस कई पहलुओं पर इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतजार थी, क्योंकि वो मौत जरूरी है। आग लगने का सिलसिला ये तो थाम सकते हैं, रुक सकती है, रुक भी गया है, लेकिन ये मौत कैसे हुई है? 3 लोगों की मौत हुई है। अब ये मौत भी नॉर्मल मौत नहीं है,
ये सामान्य मौत नहीं है, क्योंकि खून आना, अचानक स्वस्थ लोगों को, एक 4 साल का, एक 12 साल का बच्चा मर जाना, ये कोई बड़ी बात है। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया और कुछ घंटों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि इनका यानी बच्चों की जो बच्चा है जिसका नाम गर्वित है, इसे जहर दिया गया है। जब ये बात पता चली तो सारे लोग दंग रह गए। यानी अब बॉडी तो 2 जन की, यानी दादी की और बड़े बेटे की बॉडी तो पुलिस के पास है नहीं। तो पुलिस ने ये देखा कि इन लोगों की जो मौत हुई है वो एक ही तरीके से हुई है, यानी उल्टी होती है और मौत हो जाती है। यानी इन तीनों को जहर दिया गया है। ये बात पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि तीनों की मौत जहर देने से हुई है। अब इन तीनों को जहर कौन देगा? जो जहर दिया होगा उसने आग भी लगाया होगा, तो पुलिस को कातिल तक पहुंचना होगा। अब पुलिस ने जहर का नाम पता किया। मैं इस जहर का नाम आप लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि लोग गलत मिसयूज कर सकते हैं। तो पुलिस ने जहर का नाम पता किया और पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की कि कौन इतना एडवांस हो सकता है कि ऐसे जहर को यहाँ पर ला सकता है और गांव में इन लोगों को दे सकता है। कौन इतना पढ़ा लिखा है, कौन इतना इंटेलिजेंट है। जब पुलिस ने अपना मुखबिरों को एक्टिव किया, क्योंकि पुलिस को शक सब पे था, गांव वालों पर भी था, रिश्तेदारों पर भी था, घर वालों पर भी था, तब पुलिस ने सबको बारीकी से मुखबिरों को एक्टिव किया और जांच करना शुरू की। तो पता चला जो भूप सिंह है वही कातिल है, यानी परिवार का मुखिया ही कातिल है। अब पुलिस ने कैसे आइडेंटिफाई किया कि मुखिया ही कातिल है, ये भी एक बड़ा सवाल है। किसी पर इस तरह इल्जाम लगाना भी एक गलत है एविडेंस के बिना। तो पुलिस को पता चला कि भूप सिंह की मेडिकल की दुकान है और ये मेडिकल में काम करता है, केमिस्ट में। इसे दवाइयों का काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज है, साइंस पढ़ा हुआ है। पुलिस को पता चल गया और पुलिस इसे उठाती है भूप सिंह को और भूप सिंह से पूछताछ करती है कड़ाके से, तो ये टूट जाता है और पूरी कहानी बताता है। अब आखिर एक भूप सिंह अपनी दादी को क्यों मारेगा? अपने 2 साल के मासूम बच्चे, यानी अपने 4 साल के और 8 साल के मासूम बच्चे गर्वित और अनुराग को क्यों मारेगा? अपने ही बच्चों को? ये बहुत बड़ा सवाल था। और परिवार के 4 सदस्य अभी भी बचे हैं। तो पुलिस ने जब इसका मोटिव पूछा कि मारने का मकसद क्या है तुम्हारा, तो पता चला कि जो भूप सिंह था उसके अपने बच्चों पर शक था, यानी अनुराग और अर्पित पर शक था। शक ये था कि ये बच्चे उसके नहीं हैं, यानी उसकी पत्नी का अवैध संबंध है और ये जो दोनों बच्चे हैं वो उसके नहीं है, किसी दूसरे के बच्चे हैं। अब इन बच्चों को खत्म करना चाहता था। ऐसे खत्म करता तो लोगों को शक हो जाता, तो उसने अपनी बेकसूर दादी को भी शिकार बना दिया। यानी पहले उसने दादी को मारा कि लोगों को लगे ये मौत हो रही है, बीमारी है। फिर उसने दोनों बच्चों को भी मार दिया। दादी को 31 जनवरी के दिन मारा, फिर दूसरे बच्चे को 13 फरवरी को मारा और 28 फरवरी को अपने बड़े बेटे को मार दिया। एक एक करके मौत का सिलसिला जब जारी हुआ तो गांव वाले सन्न रह गए कि हो क्या रहा है, कौन सी बीमारी फैली है। फिर जैसे ही ये बीमारी, ये मौत का सिलसिला रुका, थमा, उसके बाद आग लगने का सिलसिला जारी हो गया। आग में लोग हैरान रह गए, लेकिन परंपराओं की वजह से भूप सिंह पकड़ा गया, क्योंकि 4 साल के बच्चे को जलाया नहीं गया, उसे दफना दिया गया था। दफनाने के बाद पुलिस ने उसकी बॉडी को निकाला और बॉडी को निकालने के बाद पोस्टमार्टम भेजी और पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हुआ। अगर वो बॉडी बच्चे की नहीं मिलती तो भूप सिंह शायद बच जाता, क्योंकि सारे सबूत मिटाने में कामयाब हो रहा था ये। इस कहानी पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें जो अभिषेक राव है, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उनको थैंक यू देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छा स्टोरी बताया। वैसे मेरी नज़र में एक कहानी थी, लेकिन इन्होंने रिक्वेस्ट की तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट करते हैं। तो आप लोगों की भी कोई स्टोरी हो जिस पे आप सुनना चाहते हो कहानी, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।